हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और आज हम कक्षा वाले के लिए पाठ 5 उपसहसंयोजन यौगिक लाए हैं। सबसे पहले उपसहसंयोजन रसायन किसे कहते हैं? उपसहसंयोजन रसायन, उपसहसंयोजन रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजन रसायन कहलाती है। जिस रसायन में हम उपसहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन करते हैं उस रसायन को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन रसायन कहते हैं। तो उपसहसंयोजन रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजन रसायन कहलाती है। अब देखिए, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लवण और एक होता है योगात्मक यौगिक। अब आपको मालूम होगा लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की उदासीनी क्रिया के पश्चात बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लवण कहते हैं। यदि हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराएं, जैसे HCl अम्ल हुआ और क्षार ले लिए हमने NaOH, अगर इन दोनों की क्रिया कराएं तो ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, तो ये प्लस और माइनस आपस में क्या होंगे? मिलेंगे और ये क्या बना लेंगे? NaCl। और क्या बन जाएगा? OH और H मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। तो अम्ल और क्षार की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया। तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के पश्चात बनने वाला जो ये यौगिक है, इस यौगिक को हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। अर्थात NaCl क्या होता है? लवण होता है। इसकी और एक डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? इसमें Na क्या है? धनायन, Cl क्या है? ऋणायन। तो एक डेफिनेशन हम लवण की और दे सकते हैं कि सरल धनायन और ऋणायनों से मिलकर के बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। यानी सरल धनायन और ऋणायन। Na क्या है? धनायन है, Cl क्या है? ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन से मिलकर के बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। लेकिन योगात्मक यौगिक क्या है? अब आपको बताऊं, योगात्मक यौगिक क्या है? हमने K2SO4 लिया और Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया, यानी पोटेशियम सल्फेट ले लिया और एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया और इसको हमने जल में घोल दिया। जल में घोलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यानी हमने क्या किया? स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला एक लवण ले लिया, दूसरा लवण ले लिया, इसको किसी उचित विलायक में या जल में घोल दिया और घोल करके इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद इसको ठंडा करके इसके क्रिस्टल प्राप्त किए और इसे क्रिस्टलीकृत करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? K2SO4 Al2SO4 को होल थ्राइस 24H2O, यानी पोटाश एलम प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? दो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले यौगिक आपस में मिले और मिल करके इन्होंने एक अलग यौगिक का निर्माण किया है। इस यौगिक को हम क्या कहेंगे? योगात्मक यौगिक कहेंगे। एक और उदाहरण में दूं
4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, यानी पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड, इन दोनों को हमने मिलाया तो हमें एक यौगिक प्राप्त हुआ K4FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या प्राप्त हुआ हमें? पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त हुआ। अब बताइए KCN पोटेशियम साइनाइड ये भी तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, FeCN का होल ट्वाइस ये भी तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इन दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले यौगिकों को आपस में मिलाया और हमने एक नए यौगिक का निर्माण कर दिया। ये नया यौगिक क्या कहलाया? योगात्मक यौगिक कहलाया। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे देंगे? दो या दो से अधिक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले यौगिकों से मिलकर के बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो है ये अलग प्रकार का यौगिक बना, ये अलग प्रकार का यौगिक बना, दोनों अलग अलग प्रकार के यौगिक बने। इस आधार पर जो योगात्मक यौगिक होता है, ये योगात्मक यौगिक भी दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन से प्रकार का हो जाता है? एक तो हो जाता है द्विक लवण, क्या हो जाता है? द्विक लवण। और एक हो जाता है उप सह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक। इसे हम संकुल लवण भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं, संकल लवण भी कहते हैं और जटिल यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल यौगिक भी कहते हैं। अब देखिए उपसहसंयोगी यौगिक कह लीजिए, संकुल यौगिक कह लीजिए। संकुल यौगिक क्या कि ये दोनों मिलकर के जॉइंट हो गए, संकुल यौगिक कह लिया। संकर लवण। जटिल यौगिक क्या है? क्योंकि इसमें ये जटिल आयन उपस्थित है, जटिल आयन उपस्थित होने के कारण इसे हम क्या कह देते हैं? जटिल यौगिक कह देते हैं। अब लवण की और योगात्मक यौगिक की परिभाषाओं को देखते हैं। तो सादा लवण किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ साधारण लवण कहलाता है। अम्ल और क्षार की अगर हम क्रिया कराएं तो उसके फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? साधारण लवण। अथवा ऐसा लवण जो दो प्रकार के आयन हो, धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है, साधारण लवण कहलाता है। अब देखिए NaCl है, एक धनायन एक ऋणायन। CaCO3 है, इसमें Ca धनायन है, CO3 ऋणायन है। Na2SO4 Na धनायन, SO4 ऋणायन, K2SO4 K धनायन, SO4 ऋणायन, KMnO4 K धनायन, MnO4 ऋणायन है। तो इस प्रकार के लवण क्या कहलाते हैं? साधारण लवण कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है आणविक या योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। दो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले सरल लवणों के विलयन को आपस में मिलाकर क्रिस्टलीकृत करने पर प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक कहलाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ये है पोटास एलम है, ये कैसे बनाया है? K2SO4 लिया है, Al2SO4 का होल थ्राइस लिया है और इसको जल में मिलाया है। जल में मिला करके क्रिस्टलीकृत करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले दो यौगिकों को आपस में मिलाया और हमें उसका क्रिस्टलीकृत करने पर क्या प्राप्त हो गया? एक नया यौगिक, एक नया पदार्थ प्राप्त हो गया। यह नया पदार्थ क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक कहलाता है। अब दूसरा उदाहरण मैंने दिया था कि KCN पोटेशियम साइनाइड लिया और फेरस साइनाइड लिया और इन दोनों को हमने क्रिस्टलीकृत करके एक नया यौगिक बनाया K4FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगर हम इन दोनों के अंतर को देखें तो अगर हम इसको जल में घोलेंगे, अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो हमें जल में इसके क्या हो जाएगा, के प्लस आयन पोटेशियम आयन प्राप्त होंगे, एल्युमिनियम धनायन प्राप्त होंगे और सल्फेट ऋणायन प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम इनको घोलेंगे जल में तो हमें पोटेशियम धनायन और FeCN का होल 6 ऋणायन प्राप्त होंगे। दो प्रकार के आयन ही प्राप्त होंगे, ये धनायन और ये ऋणायन। लेकिन अगर हम इनको घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, पोटेशियम आयन प्राप्त होगा, एल्युमिनियम आयन प्राप्त होगा और सल्फेट आयन प्राप्त हो जाएंगे। तो इस आधार पर ये जो अणुक या योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये कै प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक्लवण और एक होता है उपसह संयोजक यौगिक, या इसे हम संकुल यौगिक भी कह सकते हैं, या इसे हम संकर लवण भी कह सकते हैं, या इसे हम जटिल यौगिक भी कह सकते हैं। अब बात करें द्विक्लवण की, बात करें इस द्विक्लवण की, तो द्विक्लवण क्या है? हमने क्या किया, अगर हम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसको अगर हम पानी में घोलें, फिटकरी को अगर हम पानी में घोलें तो हमें पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन प्राप्त हो जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम आयन प्राप्त हो जाएंगे और 4 SO4 आयन प्राप्त हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि K प्लस आयन प्राप्त हो जाएंगे, एल्युमिनियम आयन प्राप्त हो जाएंगे और सल्फेट ऋणायन प्राप्त हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, ये आयन हमने पानी में घोले और ये आयन लेकर के हम आपके पास आए, तो क्या आप इन आयनों को देख करके ये कह सकते हैं कि ये आयन फिटकरी के हैं? अगर हम सपोज कीजिए कि K2SO4 को पानी में डालें, क्या मिल जाएगा, ये K प्लस और SO4 माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए। फिर उसी पानी में हम एल्यूमिनियम सल्फेट को डाल दें तो बताइए हमें एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन पुनः प्राप्त होंगे। यानी क्या हम इन दोनों को अलग अलग डाल करके पानी में इन आयनों को प्राप्त नहीं कर सकते? जब पानी में डालने पर हमें ये आयन इन दोनों से प्राप्त हो सकते हैं और यही आयन हमें इनसे प्राप्त हुए हैं, तो क्या हम पानी में इन आयनों को देख करके यह बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी फिटकरी का जलीय विलयन है? क्यों कि ये आयन तो हमें इन दोनों से अलग अलग पानी में घोलने पर भी प्राप्त होते हैं। इसको पानी में घोला ये प्राप्त हो गया, इसको पानी में घोला ये प्राप्त हो गया, दोनों पानियों को हमने मिलाया, ये दोनों आयन आपस में मिल गए। तो क्या ये आयन अलग अलग पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट से प्राप्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और इनसे भी ये आयन प्राप्त हुए हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं इन आयनों को देख करके कि ये फिटकरी के आयन हैं अथवा इन दोनों को पानी में घोल करके आयन प्राप्त हुए हैं? तो दूसरी बात, अगर हम देखें कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी जो पोटास एलम है उसके जो गुण होते हैं वो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों पर निर्भर करते हैं। यानी जिस मूल यौगिकों से, मूल पदार्थ से यह पदार्थ जो बनता है, जो द्विक्लवण बनता है, उस पदार्थ में इन दोनों मूल पदार्थों के गुण मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या था, हमने K4KCN और 2FeCN का होल ट्वाइस फेरस साइनाइड इसको लिया और पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाया। क्या बनाया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना लिया। अब हम
इसको पानी में घोलें, अगर हम इसको पानी में घोलते हैं K4FeCN का होल 6, अगर इसको हम पानी में घोलते हैं तो हमें K पोटेशियम धनायन और FeCN का होल 6 4 ऋणायन ये प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? ये दोनों प्राप्त हो रहे हैं, 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं केवल। तो क्या इनको देख करके हम यह नहीं कह सकते कि ये हमारे इनके ही आयन हैं? क्यों? अब प्रश्न आता है कि अगर हम इनको पानी में अलग अलग घोलें, KCN को घोला, हमें क्या प्राप्त हो गया? K प्लस और CN माइनस आयन प्राप्त हो गए, और FeCN होल ट्वाइस को घोला तो हमें Fe2 प्लस और CN माइनस आयन प्राप्त हो गए। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग पानियों में घोलें और उस पानी को अगर हम मिलाएं तो हमें पोटेशियम आयन प्राप्त हो रहा है, साइनाइड आयन प्राप्त हो रहा है और फेरस आयन प्राप्त हो रहा है, 3 आयन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको पानी में घोलते हैं तो हमें केवल पोटेशियम आयन और FeCN का होल 6 माइनस आयन ही प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों को अलग अलग पानी में घोल करके हम यह कह सकते हैं कि ये इसके आयन हैं? नहीं कह सकते। क्यों? कि इन दोनों को अलग अलग पानी में घोलने पर हमें 3 आयन प्राप्त हो रहे हैं। देखो, पोटेशियम आयन, फेरस आयन और साइनाइड आयन। लेकिन इसको पानी में घोलने पर हमें केवल पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन ही प्राप्त हो रहा है। तो बताइए, इसको देख करके क्या हम यह नहीं कह सकते हैं, इन दोनों को देख करके क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये इनके आयन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के आयन है? दूसरी बात, ये जो आयन है ये इसमें क्या है? पोटेशियम साइनाइड है, इसमें फेरस साइनाइड है, और आपको मालूम है साइनाइड बहुत तीव्र विष होता है, जहर होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यह जहरीला नहीं होता है, यह विषैला नहीं होता है। तो बताइए, क्या इसमें इन दोनों के गुण विद्यमान हैं? भाई, हमने जब इसमें देखा तो इसमें पोटासेलम में इन दोनों के गुण विद्यमान थे, लेकिन ये जो बना है आयन, ये जो यौगिक बना है, इसमें इसके गुण विद्यमान नहीं है। दूसरी बात, अगर इसको हम पानी में भी घोलें तो भी यह साइनाइड Fe के साथ एक कोष्टक में बना हुआ है, अर्थात इसका जलीय विलयन में जो आयन बन रहा है ये भी जहरीला नहीं है। जबकि ये क्या है? जहरीला है। क्यों? कि इसको पानी में घोलते ही साइनाइड अलग हो गया इससे, लेकिन इसको पानी में घोलने पर हमें यह एक जटिल यौगिक जटिल आयन प्राप्त हो रहा है। अतः इन यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में, या हम कह सकते हैं संकुल यौगिकों में, जटिल यौगिकों में अपने मूल यौगिकों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। तो अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन दें तो क्या होगा? द्विक लवण क्या होंगे? वे लवण जो ठोस अवस्था में तो जिनका अस्तित्व होता है, लेकिन जलीय अवस्था में या किसी उचित विलायक में घोलने पर इनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में या किसी उचित विलायक में घोलने पर ये अस्थायी हो जाते हैं, इनका स्थायित्व तो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि इन द्विक लवणों में अपने मूल जो यौगिक होते हैं उनके गुण विद्यमान रहते हैं। अब इधर देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये यौगिक अपने ठोस अवस्था के साथ साथ, ठोस अवस्था में तो स्थायी यही है, लेकिन जलीय विलयन में भी या किसी उचित विलायक में घुलने पर भी इनका स्थायित्व बरकरार रहता है। क्यों स्थायित्व बरकरार रहता है? कि अगर इनका स्थायित्व बरकरार नहीं होता तो इन दोनों से हमें ये दोनों आयन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इससे केवल ये आयन प्राप्त हुए हैं। ये दोनों जहरीले होते हैं, लेकिन ये जहरीला नहीं होता है। तो ये
ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में या उचित विलायक में घुलने पर भी इनका अस्तित्व स्थायी रहता है, ये स्थायी बने रहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं, संकल लवण कहते हैं, जटिल यौगिक कहते हैं। और इनके जो गुण होते हैं अपने मूल यौगिकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या है? द्वितीय लवण की क्या परिभाषा है? वे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल या अन्य विलायकों में घुलने पर अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी पोटास एल्बम है, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहल लवण, और ये इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। दूसरा होता है संकुल लवण या उपसह संयोजक यौगिक या संकर लवण। क्या होते हैं? वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं, संकुल लवण या उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। दूसरी अगर इसकी परिभाषा देखें तो वे यौगिक जो जटिल आयनों से मिलकर बने होते हैं, संकुल लवण या संकुल यौगिक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, फेरस अमोनियम, ये FeNH3 है, और ये दो अलग अलग संकुल आयनों से मिलकर के बनने वाला यौगिक है PTNH3, FeCN6। इनके IPSC नेमिंग इसी चैप्टर में आगे बताए जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि द्वितीय लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है? तो द्वितीय लवण और संकुल लवण में अंतर देखते हैं। तो द्वितीय लवण और उपसह संयोजी यौगिक या इन्हें संकर यौगिक भी कह सकते हैं, संकुल लवण भी कह सकते हैं, जटिल यौगिक कह सकते हैं, इनके अंतर देखते हैं। पहली परिभाषा, पहला अंतर परिभाषा का ये जो मैंने लिखा था, ठोस अवस्था में स्थायी और जल में घुलने पर पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों पर निर्भर करते हैं, अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, K2SO4 Al2SO4 को होल थ्राइस 24H2, तो ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट से मिलकर बना है पोटास एलम। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों के गुण विद्यमान होंगे, लेकिन इसमें क्या है? K4FeCN6, इसमें क्या है? ये पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड से मिलकर बना है, लेकिन इसमें पोटेशियम साइनाइड फेरस साइनाइड के गुण नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों जहरीले होते हैं और ये विषैला नहीं होता है। दूसरी बात, इन लवणों में धातुएं समान संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, धातुओं की नॉर्मल संयोजकता होती है इनमें। जैसे NaCl है तो Na की +1 संयोजकता है तो +1 ही दिखाई देगी। अगर दूसरा यौगिक बनाया जाए, जैसे सपोज कीजिए कि Na2SO4 या हम कहें NaCl, तो यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है, दोनों की संयोजकता क्या है? समान है। किसी भी यौगिक में संयोजकता असमान नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है? समान, सामान्य से अधिक भी हो सकती है। संयोजकता क्या हो सकती है? सामान्य से अधिक भी हो सकती है। कहीं पर जैसे Fe है, Fe कहीं 2+ संयोजकता प्राप्त कर दिखाएगा, कहीं 3+ दिखाएगा। PT है, कहीं पर 2+ संयोजकता दिखाएगा, कहीं पर 4+ संयोजकता दिखाएगा। तो ये इन यौगिकों में जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। दूसरा, तीसरा क्या है? चौथा, इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। देखिए ये धन है, ये ऋण है, देखिए ये धन है, ये ऋण है, तो इनमें क्या है? आयनिक बंध। इसमें भी तो है पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है धन और ऋणायन, एल्युमिनियम सल्फेट धन ऋणायन, तो ये इनमें क्या पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। लेकिन इनमें आयनिक बंध भी पाया जाता है, सहसंयोगी बंध भी पाया जाता है, उपसहसंयोगी बंध भी पाया जाता है। इनमें तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। और क्यों? इन तत्वों का अध्ययन तो हम इस चैप्टर में करेंगे ही। इस चैप्टर का नाम भी तो उपसहसंयोजन यौगिक है, तो इसका विस्तृत अध्ययन, ये तीनों बंध कैसे पाए जाते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, ये सभी इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे।
आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।